नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर घमासान छिड़ा है। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बिल के खिलाफ धरना चल रहा है। इसमें तमाम मुस्लिम संगठनों के नेता, मुस्लिम धर्मगुरु और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो वहीं AIMPLB के इस प्रोटेस्ट का जवाब हिंदू संगठनों की तरफ से भी दिया जा रहा है। वो भी वहां पहुंचे हैं। हिंदू रक्षा दल ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को एक नया जिहाद करार दिया। आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी बयान। तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था 17 मार्च का। आज वो धरना प्रदर्शन चल रहा है और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी आज के इस धरने में शामिल हुए हैं। हमने आपको ओवैसी को सुनवाया, सलमान खुर्शीद भी पहुंचे, इसके अलावा NCP शरद गुट से फौजिया खान वहां पहुंची थी और भी कई तमाम नेता वहां पर पहुंचे। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्वागत कीजिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं और विजय त्रिवेदी जी और अवधेश कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। विनोद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नौबत यहां तक आ गई, मैं सुन रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया कि हमने तमाम जो टूल्स हो सकते हैं सरकार से बातचीत के, तमाम रास्ते इख्तियार किए और नाकाम होने के बाद सड़क पर उतरने का फैसला किया है। क्या सड़क से इस मसले का हल आपको दिखाई देता है? देखिए, मसले हमेशा बातचीत से हल होते हैं, कोई भी मसला हो। सड़क पर उतरने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है हर संस्था को, संगठन को, किसी भी जमात को, किसी भी वर्ग को। अगर उसके अंदर कोई ग्रीवांसेस हो, सरकार को लेके कोई मांग हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप सड़क पर आकर के अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मसले का हल हमेशा बातचीत से होता है। ये ठीक है, इन्होंने मतलब लेकिन बार बार कहा जा रहा है हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। नहीं, ये बात ठीक है, बात उनकी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन देखिए, मैं आज उन्होंने शांतिपूर्वक धरना अगर दे रहे हैं तो उससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, अधिकार है। दूसरे संगठन भी देते हैं, एक समानांतर धरना भी चल रहा है, दूसरे हिंदू संगठन का वो भी चल रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई काम ना हो कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़े या हिंसा हो, वो गलत है। लेकिन इस तरह के धरने प्रदर्शन से एक जो बात होती है कि अक्सर कई बार समानांतर जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। मैंने और खासकर भारत में जिस तरह से समानांतर कार्रवाइयों से क्या मतलब है आपका? नहीं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिलता है। मैं उदाहरण देता हूँ ना कि जब अयोध्या का मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, 84 की शायद बात कर रहे हैं, कोर्ट में चल रहा था, 86 की बात है, 86 में जो है एक बहुत जबरदस्त बड़ी रैली बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने आहूत की थी और वो लाल किले से लेकर के और बोट क्लब तक पैदल मार्च हुआ था और बोट क्लब में बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया थी वो ज़्यादा तेज हुई और उसके जवाब में फिर विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली बोट क्लब पे बुलाई और उतनी ही बड़ी और उससे बड़ी, बल्कि मैं कहूँगा उससे बड़ी रैली वो हुई थी। तो ये इस तरह से इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में जब देखा जाता है या प्रचारित किया जाता है तो इस तरह के खतरे जोखिम रहते हैं।
मुझे लगता है ठीक है, धरना दे रहे हैं, धरना दे, उन्होंने आज शांतिपूर्ण एक दिन का धरना देने उनको अधिकार है, लेकिन सिर्फ धरने तक न रुके। अगर उनको अपनी बात कहनी है तो वो प्रधानमंत्री जी से उनको मिलना चाहिए, उनको और जो स्टेक होल्डर्स, जो जैसे पार्लियामेंट की जो कमेटी है, जेपीसी में लोग गए थे, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उनसे मिले, मतलब या जो वो सारी मुलाकातें तो हो चुकी हैं, तो कह रहे हैं ना राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, बातचीत के सारे रास्ते उन्होंने अपनाए सारे। देखिए, बेहतर तरीका ये है, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एंगल से कह रहा हूं, अगर उनको सेकुलर राजनीति करने वाले दलों पर भरोसा है तो जो इस राजनीति के दल हैं, जो एनडीए के साथ हैं, उनको अप्रोच करिए, वो जाके सरकार पर दबाव बनाएं कि भाई आपकी बात रखें। तरीके ये हुए हैं, अब वो कितना अप्रोच कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये वो जाने। लेकिन एक बात जरूर है कि वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत तमाम मुस्लिम जमातें भी महसूस करती हैं, क्योंकि जिस तरह वक्फ बोर्ड को लेके, मैं वक्फ बोर्ड के खात्मे के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, लेकिन उसमें कुछ जरूरी संशोधन तो होने चाहिए, ताकि जो उन जमीनों पर जिस तरह कब्जे हुए हैं या जिनका इस्तेमाल मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में होना चाहिए, उसके बजाय निजी बेच दिए जाए। इससे कई मामले सामने आए, कोर्ट में हैं, और कई उनमें विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को तो दूर किया जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि सर्वानुमति बना के दूर किया जाना चाहिए। जगदम्बिका पाल को मैं हर्षवर्धन जी सुन रहा था, वो कह रहे थे ना अभी कानून बना है ना कानून आया है, और इस धरने प्रदर्शन की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि ये धरने का सही वक्त है? नहीं, मुझे लगता है देखिए, धरना प्रदर्शन तो अगर किसी को नाराजगी है, किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो वो करेगा ही, और करना ही चाहिए, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जो वक्फ वाला विरोध प्रदर्शन है, इसमें कुछ चीजें जो थोड़ा सा विचित्र सी दिख रही हैं। जैसे ये सारे के सारे मसले, जिसको खुद चूंकि आपने जगदम्बिका पाल जी का रेफरेंस लिया, वो पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हमने तो उन्हीं लोगों की जो जिसको कहें कि जो ऐतराज थे, जो उनको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों है, तो उसको भी उस रिपोर्ट में शामिल किया, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, अब जाहिर है अब हल्ला बहुत होता है तो समझ में ऐसे आता है जैसे वक्फ अकेले काम करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि ये सत्ता पोषित मुसलमानों का एक ठीहा है, अड्डा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो इस कमेटी के सामने आ चुके हैं। बाकायदा जो जेपीसी बनी थी उसमें बाकायदा प्रेजेंटेशन हुआ, और जब वो समय लगा कि नहीं है तो उन सदस्यों की सहमति से, उनके मांग के आधार पर जगदम्बिका पाल ने उसका समय बढ़ा दिया। अब इसके बावजूद अगर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आप एक बात बार बार कहते हैं कि हम आपको चुनाव में बताएंगे, जो उनकी जो अंडरटोन, जिसको मैं कह रहा हूं विचित्र प्रदर्शन है, अंडरटोन जो कही जाती है, मिस कर रहे हैं इसमें कि बार बार ये विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमने जितने भी सुझाव दिए वो लिए तो उन्होंने, लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, कोई चीज शामिल नहीं की हमारी। नहीं, अब अगर वो अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए कुछ कह रहे हो तो फिर संशोधन ही क्यों करेंगे? इसमें तो बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए ना। जो संशोधन के लिए जो लॉजिक है, उन लॉजिक्स पर बात की गई और उसमें कहीं कोई है तो उसको शामिल किया गया। लेकिन अगर वो सुझाव उनके तय वाले हैं, और फिर मैं कह रहा हूं ये, और जो विनोद जी ने कहा, अगर मैंने सही सुना, वो शायद उसको खत्म करने की बात कर रहे थे, या क्या आपने कहा? मैंने कहा खत्म करने के पक्ष में नहीं हूं। अच्छा, आप उसके पक्ष में नहीं? मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर हम सचमुच इसको सेकुलर नेशन कह रहे हैं, अगर फ्रॉड सेकुलर नहीं है, तो वक्फ का क्यों अलग से होना चाहिए? भाई मस्जिद की जमीन है, मस्जिद एकदम इंतजामिया कमेटी करेगी, उसमें किसी क्या लेन देना। लेकिन ये इस तरह की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की कोशिश की जाए, वो ठीक नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि भाई इससे जो लिखा हुआ है, जो जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं, जो कहा जाता है कि औकाफ की जमीन इसीलिए, भाई गरीब, विधवा, यतीम, उनके लिए क्या हो रहा है उसका सवाल कोई पूछेगा? उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। एक भी संशोधन इसके लिए नहीं था कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में इतनी महिलाएं हैं जिनको जरूरत है, हम उनके लिए नहीं कर पा रहे, इसमें एक क्लॉज जोड़ दीजिए। हमारे यहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम उनके लिए कुछ करेंगे, हम उनको अस्पताल देना चाहते, ना 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 ना, सब जमीन पर कब्जा ठेकेदारी बने रहे। और इसमें हुसैन जी एक बात मैं जरूरी बता दूं, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे जो भाजपा के मौलाना लोग हैं वो भी सुखी होंगे। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होगी ना, वहां भाजपा के मौलाना इस वक्फ बोर्ड पर कब्जा किए बैठे होंगे। तो ये पूरी तरह से अमीर बनाम गरीब मुसलमान की लड़ाई है। देखिए, अमीर मुसलमानों के नुमाइंदे वहां खड़े हैं। कुछ विसंगतियों से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारे रिलीजन के एंडाउमेंट बोर्ड्स हैं और सब उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। विनोद जी, हर्ष जी ने कहा कि लॉजिकल एक सुझाव ये आया था विपक्ष का, विपक्षी सांसदों का, कि भाई वक्फ बोर्ड में जो ये कानून व्यवस्था है कि उसमें गैर मुस्लिम रहेगा, तो उन्होंने कहा था उसमें गैर मुस्लिम नहीं रहना चाहिए। तो उस सुझाव को नहीं माना गया है उनका, क्योंकि ये मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि जब मुसलमानों का मसला है, इसे मुसलमान ही नियंत्रित करें। तो इस तरह की चीजें हैं, कई चीजें जो नहीं माने, विपक्ष का कोई सुझाव नहीं माना गया है, संशोधन उसमें शामिल। किरण रिजिजू साहब को सुनना बड़ा जरूरी है, जरा उनको सुनते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
गलत संदेश किसी ने उसको शायद फैलाया गया कि वक्फ का जो जमीन है उसको सरकार छीनने जा रहे हैं या मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा करने जा रहे हैं। इस तरह का बहुत गलत तरीके से अफवाहें फैलाया गया है, इसको हम साफ करेंगे। और आप बताइए, हिंदुस्तान जो है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या? एक एक हिंदुस्तानी का अपना हक है, उसका हक को कोई कैसे छीन सकते हैं? ये सोचना ही कितना गलत बात है कि किसी मुसलमानों का जमीन कब्रिस्तान छीनेंगे। कौन बोलते हैं? ये लाउड स्पीकर लगा करके इसको बजा करके ये गलियों में गुम करके इस तरह का बातें करना, ये तो ठीक नहीं है। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, थोड़ी सी जज्बाती है, फैक्ट में नहीं है। अवधेश जी जरा ये समझाइए, कृषि कानूनों को लेकर के भी लोगों को बहकाया जा रहा था, अब वक्फ में जो संशोधन हो रहा है उसमें भी लोगों को बहकाया ही जा रहा है। लोग बहक बहुत रहे हैं और लोग बहका बहुत रहे हैं हमारे यहाँ। कृषि कानून से तो मैं वक्फ कानून की तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि जो 3 कृषि कानून, मैं बहकाने से सिर्फ जोड़ हाँ मैं समझ गया, वो बहकाने के उसमें भी यही था कि लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा की जा रही है। और हम सब लोग, मेरे तरह अनेक लोग चाहते थे कि इस तरह का कृषि कानून देश में आए, क्योंकि इस देश में ट्रांसपोर्ट चलाने में, आपको फैक्ट्री लगाने में, विद्यालय चलाने में तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नहीं हो तो कृषि उस रूप में विकसित नहीं हो सकती है हमारे देश में। आज की जो ढांचा है एग्रीकल्चर का भारत का या वर्ग का, तो वो तो उसका जो विरोध हुआ है वो केवल पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के स्तर के राज्यों का विरोध था, चूंकि वहां का ढांचा अलग है। पूछना ये चाह रहा था कि पूरी इतनी सारी मुस्लिम तंजीमें, तकरीबन 90% से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो मुसलमान कम्युनिटी है, वो खारिज कर रही है, और सरकार ये कह दे कि सबको बहकाया जा रहा है, ये बात जायज लगती है आपको? देखिए, ऐसा है कि 15 राज्य सरकारों के साथ 15 राज्यों में कमेटी गई थी। अभी तक किसी भी जेपीसी ने इतना व्यापक इंटरेक्शन किया ही नहीं था इतिहास में। 15 राज्यों में ये गई थी। आपको 25 वक्फ बोर्डों के रिप्रेजेंटेटिवों के साथ इनकी मीटिंग हुई है, 38 सीटिंग हुआ है। आप ही दिखा रहे हैं 118 घंटे है, 77 लाख के आसपास, 76,27,000 जो आए वो पढ़े गए हैं। और जो उसमें अनेक जो प्रतिवेदन है वो मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम लोगों की ओर से है। जो शिकायतें हैं जमीन कब्जे की, वो मुस्लिमों की ओर से ही है, ऐसा नहीं है। तो ये जो कानून है, उस कानून का जो विरोध है कि इस विरोध में सरकारी अधिकारी क्यों है। अगर यह कानून लागू हो जाता है तो 6 महीने के अंदर संपत्ति का ब्यौरा आपको पोर्टल पर डालना पड़ेगा कि ये संपत्ति हमारी है। वक्फ क्यों कोर्ट में जाए? वक्फ बोर्ड, पहले लोग कोर्ट में जाते थे, अब वक्फ दावा करेगी तो उसको दाना पड़ेगा कोर्ट में। ऐसे कुछ परिवर्तन है, मुझे समझ में नहीं आता। उसमें सबसे बड़ा वक्फ बाय यूजर का मामला है। यस, जो मस्जिद है, मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसकी उम्र 500-600 बरस है, अब उसके डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा, ये तो उठाया जाएगा। नहीं, देखिए यही होता है। ये नहीं है कि मस्जिद अगर 500 साल की है तो 500 साल की पहले वो खोजी जाएगी। मस्जिदों को, कुछ मस्जिदों को लेकर देश में एक अलग प्रकार के विवाद हैं, उसको वक्फ बोर्ड से जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मथुरा के मस्जिद को या अयोध्या को हम उस रूप में जोड़ेंगे। आप उस मस्जिद पे ना जाएं, बात आप उस मस्जिद की कीजिए जो और दूसरी मस्जिदें हैं जो एक मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, कोई दरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, कोई कब्रिस्तान के तौर पर लैंड यूज हो रही है, वो वक्फ बाय यूजर कहलाती है। अब अगर इस तरह की जो तादाद है वो 61% है, और दावा यह किया जा रहा बोर्ड की तरफ से और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि ये 61% जो प्रॉपर्टी है सरकार इसको हड़प लेना चाहती है। देखिए, जब भी आप रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार क्यों हड़पेगी? सरकार के हड़पने का क्या प्रश्न है इसमें? यही तो गलतफहमी पैदा हो रही है। देखिए, आपने तो कहा इंडोमेंट बोर्ड, मेरा अपना मानना है कि वक्फ बोर्ड जैसे किसी बोर्ड की भारत में आवश्यकता है ही नहीं। अगर कोई रिलीजियस इंडोमेंट और बोर्ड है उसके तहत बाकी चलते हैं, उसी के तहत सभी बोर्ड चलें। और ये एक वक्फ बोर्ड की कल्पना एक व्यापक है, कोई पार्लियामेंट को बता देता है, कोई रेल मिनिस्ट्री को बता देता है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे में चल रहा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे हमारे में बन रहा है, कोई 1500 वर्ष पुराने गांव को जिसमें मंदिर बने हुए उस पर दावा कर देता है, और दावा के बाद जिसके जमीन पर दावा है उसकी समस्या पैदा हो जाती है कि अब जाके साबित करो कि इनका दावा नहीं बनता है। कर्नाटक के 2-2 गांवों की लड़ाइयां चल रही है। तो ये तो एक भयावह परिस्थिति है। वक्फ का जो उद्देश्य धीरे धीरे समझ में आता है कि धीरे धीरे यह बताना कि सभी भूमि तो खुदा की ही है,
तो धीरे धीरे ये खुदा का ही, अल्लाह का ही लैंड हो गया है, ये गजवाए हिंद हो गया है। तो बजाब्ता कंधार से लेके कामरूप और काठमांडू तक धीरे धीरे भविष्य में घोषित करो। इसके अलावा, और जब भी देखिए वक्फ बोर्ड 1954 में आया, लेकिन कांग्रेस जब 1962 की चीन की युद्ध हारी, एक संकट खड़ा हुआ, तो 1964 में एक कानून और बोर्ड को वह स्वरूप दिया गया। और जब 92 के बाद नरसिंह राव पर दबाव बढ़ाया तो 1995 में इस कानून को सख्त किया गया। 212 के बाद जब दिखने लगा था कि ये तो यूपीए सरकार के सामने संकट है, 2013 में इसको एक सुपर स्ट्रक्चर अमेंडमेंट किया गया। तो ये जो था ना, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुस्लिमों को खुश कर वोट लेने के लिए, उसमें भी कट्टरपंथी मुस्लिमों के, वक्फ बोर्ड के विरुद्ध ज्यादातर मुकदमे आम मुसलमानों ने किया हुआ है कि हमारी जमीनें की है, कब्रिस्तानों को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। तो इसका रिकॉर्ड आने दीजिए, सबका रिकॉर्ड आ जाए, रिकॉर्ड आप सामने रखिए, जो उसमें से कुछ ठीक है। विजय जी, जरा ये समझाइए कि क्या वक्फ वाकई पूरे हिंदुस्तान पर एक तरीके से कब्जा कर लेने वाला था, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? साहब, बहुत लंबी बहस इस पर वक्त पर हो गई है, हमारे यहाँ भी हो गई और देश में भी हो गई। आज प्रदर्शन चल रहा है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें महत्वपूर्ण। एक तो बिल बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी बात, जो लोग इसका पूरे प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि सब तरह के जो रास्ते थे उसको अख्तियार किया गया। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि सरकार ने बातचीत के रास्ते नहीं खोले, ये सरकार ने अपने तरीके से कर दिया, एक तरीका ही है। अब दूसरा क्या हो रहा है, दोनों तरफ से मुझे लग रहा है एग्जेजरेशन है। एक तरफ एग्जेजरेशन है कि गजवाए हिंद हो जाएगा, वक्फ बिल पास हो गया, और दूसरी तरफ एग्जेजरेशन है कि सरकार जो है सारी मस्जिदों की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और घर की जमीन कब्जा कर लेगी। दोनों में से भी कुछ भी नहीं होने वाला। जो मुद्दा है, पहला मुद्दा है कि क्या वक्फ बिल में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो ज्यादातर लोग मानते हैं जरूरत। क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, इस पर विचार होना था। उसमें 2 बड़े मुद्दे आए, जिसमें वक्फ बाय यूजर का और एक नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने का, जिसका बड़ा विरोध हो रहा है मोटे तौर पर, और ज्यादा विरोध नहीं हो रहा। जेपीसी का पूरा प्रोसेस देखें, उसमें 11 राज्यों में जेपीसी ने काम किया, 25 वक्फ बोर्ड के साथ काम किया, और 92 लाख से ज्यादा ईमेल को रिसीव किया। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष यह है कि जेपीसी के जो मेंबर्स हैं, उसमें से जो 11 मेंबर अपोजिशन के मेंबर्स हैं, जो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं, उनके किसी अमेंडमेंट को उसमें नहीं लिया गया, शामिल नहीं किया गया। तो कहने के लिए तो आपने बातचीत की है सबसे, लेकिन उनकी बातचीत को क्या जगह दी गई है? और उनके अमेंडमेंट्स को अप्रूव नहीं किया गया, वो तो अलग बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में, जेपीसी में बहुमत से ही काम होगा। लेकिन उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, मूल रिपोर्ट में उसको एनेक्सर के तौर पर शामिल किया गया है। ये 655 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें से ऑफिशियल वो 428 पेज की रिपोर्ट हो गई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है ना, कि आपने जो अमेंडमेंट को नहीं किया स्वीकार, वो तो ठीक है, लेकिन बातें सबसे की, बातें सबकी सुनी, लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये भी एक बड़ा विरोध हो रहा है। अब इन सब मुद्दों के बाद क्या होगा? सड़क पर प्रदर्शन करना, पाल साहब कहें कि अभी कानून नहीं बना, तो कानून बनने के बाद प्रदर्शन थोड़ी होगा। वही सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करने का सबके पास है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, एक मिनट अवधेश जी, एक जरा बयान बड़ा सुनाना बहुत जरूरी है। एक लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस धरने के खिलाफ एक और धरना हो रहा है हिंदू रक्षा दल की तरफ से। एक साउंड बाइट है, वो जरा सुनिए, फिर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, 2 लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को, लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे हैं इनकी एक भूमि, मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रखा तेजगढ़ी चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं। हिंदुओं को एकमात्र देश बचाए, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का। पूरे देश में जिहाद फैला रखा है इन लोगों ने, बताओ कहाँ नहीं फैला रखा। तो कब तक आप धरना प्रदर्शन पे? देखिए, मैं बैठूंगा जब तक ये बैठे, आज मैं नहीं उठूंगा। बताइए, ज़ारो कतार रो रहे हैं विनोद जी, और कि एकमात्र हिंदू देश बचा, वहां भी जो है लैंड जिहाद चल रहा है हर तरफ। तो ये एक नई रिवायत है कि धरने के खिलाफ धरना। नहीं, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। हाँ। जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों को हक है, इनको भी है बात नहीं तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये तो नहीं कह सकते भाई वो धरना न दें। अब कहीं मनाही भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मनाही भी नहीं है। एक नई रिवायत है कि धरने के खिलाफ धरना। नहीं, तो रिवायतें ऐसे ही होती हैं। देखिए, आमतौर पर माना यह जाता है कि जैसे एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहा है
तो वो अगर उस मुद्दे के विरोध में दूसरा पक्ष है तो वो 1-2 दिन 4 दिन बाद प्रदर्शन करता है अपनी बात रखने के लिए। अब यह समानांतर हो रहा है, तो नई रिवायतें बनती रहती हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। अब आप याद कीजिए ये रिवायतें कब से शुरू हुई, जो आपने पहले जिक्र किया। सब वो तो मैं दूसरा जिक्र करने जा रहा हूँ। जब एक बात याद होगा आपको कि जब नई सरकार मोदी जी की आई थी, उसके कुछ समय बाद लिंचिंग की जब घटनाएं बढ़ी थी, उसको लेके एक अवार्ड वापसी का अभियान चला था। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताइए, जवाब में इससे क्या चंद्रबाबू नायडू और पासवान और नीतीश पर कोई प्रेशर इससे पड़ेगा क्या? देखिए, अब ये निर्भर करता है कि ये जो तंजीमें हैं ये किस हद तक उनको अप्रोच करती हैं और कैसे बात करती हैं। नहीं, अप्रोच तो सबने कर ली पहले भी। नहीं, वो देखिए असर तो पड़ेगा राजनीति, चूंकि चंद्रबाबू नायडू की भी और इनकी नीतीश कुमार की भी मुस्लिम जनाधार इनके पास है। हर्षवर्धन जी, इसका बिहार का कोई एंगल भी देख रहे हैं क्या आप? देखिए, जाहिर है उनके लिहाज से अगर देखें जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं तो उनके लिए अवसर है ना। भाई बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार को भी मुसलमानों के ठीक ठाक वोट मिलते हैं, नीतीश कुमार कोई कसर नहीं करते हैं। आप बिहार में उतरिए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वो जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसके सामने आपको अरबी फारसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, तो आपको पटना उतरते ही लगता है कि हाँ, उनका जो सो कॉल्ड सेकुलर मॉडल है वो हावी रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी वजह से बहुत कुछ बदलेगा? मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है जो वक्फ के संशोधन के साथ खड़ा है। आपको मतलब मुझे तो लगता है एक डिबेट ये भी होनी चाहिए कि जितने वक्फ बोर्ड ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है उस पर जरा चर्चा हो ना, ये लोग कौन है? ठीक है, ये लोग कौन है? भाई वक्फ बोर्ड कह रहा है आज के धरने में होना चाहिए। आज के धरने में तमाम राजनीतिक दलों की नुमाइंदगी भी नजर आ रही। धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे, अखिलेश यादव का पैगाम लेकर के पहुंचे थे। बहरहाल, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन चल रहा, उसमें राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं, वो भी अपनी राय रख रहे हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठन सड़कों पर है। संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की आवाज तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाराष्ट्र के सभी शहरों में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर है। सरकार से डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, फैसला सरकार करे, कानून के दायरे में एक्शन ले। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं गया तो देश भर में आंदोलन होगा। हिंदुओं की मदद से मकबरे को हटाने के लिए कार सेवा की जाएगी और औरंगजेब की क्रूरता के निशान रहने नहीं दिए जाएंगे। हिंदू संगठनों ने ऐलान यह भी किया। इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है, सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जहां पर औरंगजेब का मकबरा है खुल्दाबाद में, वहां काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है और मकबरे तक जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। इस कब्र के साथ में हमें उस गुलामी भरी मानसिकता को, जो औरंगजेबी मानसिकता है, औरंगजेब के जो वंशज अपने आप को मानते हैं, उनको भी वहां से डिटैच करना है, तभी वो भारत से जुड़ पाएंगे। नहीं तो वो अभी तक वो मंगोलियन उज्बेकिस्तान जो उनका जो हाइब्रिड संतान है उनको ही अपना पूर्वज मानते हैं, ये ठीक नहीं है। भारत के उस, और दूसरी बात ये है कि औरंगजेब का कोई हिंदू मुसलमान से भी कोई लेना देना नहीं है, ये तो भारत और अभारतीय का युद्ध है। ये तो आक्रांता और भारतीय समुदाय के बीच की लड़ाई है। और मैं कहता हूं कि औरंगजेब के साथ किसी को क्यों जुड़ना चाहिए। आज दुनिया को कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि औरंगजेब कैसा था, कितना क्रूर था, कितना, मैं कहता हूं कि जो जिसे कहते हैं कि पाशविक व्यवहार कहें तो पशुओं को भी लज्जित करने वाला व्यवहार था उसका, अमानवीय चेहरा जो था। तो अब मुझे लगता है कि उसका अंत समय आ गया। अब औरंगजेब का कोई भी निशान वहां रहना नहीं चाहिए। देखो, औरंगजेब पैसा था, ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके कंट्रोल में था। अगर वो बंदा यहाँ पे आता है, पावर के साथ आता है, पैसा लाता है, हाथी लाता है, बंदूकें लाता है, सब कुछ लाता है, और यहाँ पे 27 साल उसको रहना पड़ा, तब भी इस भूमि पे वो राज नहीं कर पाए। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उनके विचार जिस पराक्रम के साथ वो लड़े थे, और उनके बाद जो मावला, जो सामान्य लोग हैं, जो आर्मी में थे, सब समाज के थे, सब धर्म के थे, वो उनके साथ जो लड़े थे, तो उसके कारण वहां पे लोगों की सत्ता थी। 200 साल के बाद ये बीजेपी या बीजेपी विचार के जो लोग हैं वो हिस्ट्री को बदल देंगे और कुछ और ऐड कर देंगे, उसके बारे में वो माहिर है। इसलिए जो रियल हिस्ट्री है, जो 27 साल इतना बड़ा पावरफुल आदमी यहाँ पे रहने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया इस भूमि को, और सिर्फ कब्र तक रहा, ये हिस्ट्री लोगों तक जानी चाहिए। कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है,
कोई उनको चाबी मारता है। अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रही है उनके ऊपर आप आंदोलन करो। और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कवर। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने। ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर। तो पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। कलेक्टर को मिलकर के उनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है और यहां तक का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हर्षवर्धन जी, खुद जो महाराष्ट्र की सरकार है, हमने फडणवीस साहब को कहते हुए सुना कि कब्र हटा दी जानी चाहिए, वो वहां हुकूमत में है और एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें है, तो फिर दिक्कत कहां आ रही कब्र हटाने में? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार इस तरह के निर्णय लेना ये कोई मतलब ऐसा नहीं है ना कि अचानक सरकारी फरमान निकाल दिया और वो हो गया। और अभी मैं संजय राउत जी को सुना, तो औरंगजेब भी क्रूर आज का तो है नहीं, वो तो पुराना क्रूर है। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर निश्चित। देखिए, एक लाइन की बात तो ये होनी चाहिए ना, औरंगजेब आपका उससे कुछ लेना देना है ना हमारा कुछ लेना देना है। वो पापी क्रूर था, राक्षस टाइप व्यक्ति था। न हिंदू छोड़ा, न मुसलमान छोड़ा, न सिख छोड़ा, साहिबजादों से लेकर और अपने भाई तक सबकी हत्या की। बहुत क्रूर शासक था, कोई कसर उसने नहीं छोड़ी। दो तरीके हैं, एक तो आप कहते हैं जो संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हमको पता होना चाहिए, रोहित पवार कह रहे हैं कि शासन पता होना चाहिए, 27 साल रह के क्या किया। तो वो कहां होना चाहिए? वो अकादमिक डिबेट में होना चाहिए। चैप्टर होगा कि औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था जो मंदिरों को तोड़ता था, अपने घर परिवार को भी नहीं छोड़ा, लोगों पर, गैर मुसलमानों पर जजिया लगाता था, ये पाप किए उसने। उसकी कब्र रखकर वहां हर दिन कोई आएगा, कोई 2 फूल ही चढ़ा जाएगा, कोई धूप बत्ती दिखा जाएगा, उसके बाद आप चलिए ये विवाद करते रहिए। तो सवाल ये है कि ये होना क्यों चाहिए? तो होना नहीं चाहिए, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। अब इसका दूसरा पहलू कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दे दिया। अगर वो बयान नहीं आया होता नहीं, वो तो बात शायद तो ये वो कह कब्र रहे पड़ी हैं रहती। यहां भी आप हैं, सेंटर में भी आप हैं, फिर आंदोलन किस बात? वही तो कह रहा हूं, लेकिन सरकार जो फैसले लेती है वो ऐसे नहीं लेती है ना। अगर ये दिखेगा कि जनता का इस तरह का दबाव है तो वो करेंगे, और देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं। निजी तौर पर मैं भी ये कहता हूं और हर कोई भी भारतीय ये नहीं कहेगा कि औरंगजेब की कब्र रहे, रोज 4 लोग जाके वहां फूल चढ़ाएं। और ये जो हिंदू मुसलमान नहीं है, ये बात हमें बार बार कहनी चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अचानक आता है या सो कॉल्ड सेकुलर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अरे औरंगजेब के शासन में ये खूबी थी। अरे भाई, ऐसे तो बहुत कुछ खूबी कही जा सकती है। तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप उस इतिहास को, और कम से कम उसकी कब्र हो, वहां लोग जाएं, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। विनोद जी, आप कैसे देख रहे हैं? कब्र हटनी चाहिए? अच्छा, प्रमोद कृष्णम साहब बड़ी गजब की बात कह रहे थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो कह रहे थे कि सनातन हिंदू में जो हमारी जो परंपरा है उसमें किसी की कब्र नहीं हटाई जानी चाहिए। नहीं, आचार्य जी सही कह रहे हैं। मरने के बाद आमतौर पर मैं एक थोड़ा सा प्रसंग बता दूं आपको। ऐसा हो सकता है कि उसे कब्र से निकालकर फांसी दे दी जाए? नहीं, अभी ये सब तो खैर काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं। देने के लिए कुछ भी कर दीजिए, कब्री जमीन। अगर उससे कोई रिश्ता जोड़ के रखे हो तो फांसी दे दे उसको। बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए। भाई, औरंगजेब से रिश्ता कैसे हो सकता है किसी का इस देश? नहीं, औरंगजेब से नहीं। फिर क्रूरता की तो बहुत सारी मिसालें इतिहास में मिलेंगी, औरंगजेब भी उसमें एक है। तो सारे क्रूर लोगों की कब्रें तोड़ी जाएंगी। निकालो, किसी की कब्र तोड़ो, किसी का जो है जहां जलाया गया था उसको निकालो, फिर ये मतलब सिलसिला चलना चाहिए। फिर यही, फिर उनके जो वजीर थे, उनके जो तमाम हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात क्या है, रावण की जब मृत्यु हो गई तो विभीषण डरे हुए थे। वाल्मीकि रामायण में है प्रसंग ये। तो विभीषण परेशान थे, एक तरफ भाई मारा था और दूसरी तरफ राम जी के साथ थे वो, और उनको लग रहा था कहीं मैं ऐसा ना हो भाई राम जी ने वध किया इसका। तो उन्होंने राम की तरफ देखा कि क्या करना चाहिए इसका। तो राम ने कहा कि मेरी शत्रुता जीवित रावण के साथ थी, मरे हुए रावण के साथ नहीं है। वो उसने जो भी अपने जीवन में किया, और अत्याचार तो उसने किया, तभी तो भगवान को अवतार लेना पड़ा था। ठीक है, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन अत्याचार खाली सीता हरण ही नहीं किया था उसने। राम, अगर भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा तो जब देवताओं ने जाके प्रार्थना की कि महाराज उसके अत्याचार से पूरी पृथ्वी पीड़ित है, और गाय का रूप रखकर ब्रह्मा जी सामने धरती गई, ये सारे प्रसंग हैं, तब भगवान आए थे ना। हमारी मान्यता के अनुसार, सनातन की जो मान्यता हिंदू धर्म की है, तो उन्होंने कहा कितने भी अत्याचार किए हुए हों, लेकिन इसका अंतिम संस्कार पूरे राज के सम्मान से आप करिए, क्योंकि ये आपका बंधु बांधव था और एक राजा था, सम्राट था। और विभीषण ने किया उसका फिर चिता जला के। तो हमारी परंपरा ये है कि मरने के बाद व्यक्ति से शत्रुता नहीं निभाई जाती है,
वो चाहे युद्ध में मरा हो, चाहे अपनी इतना बड़ा आंदोलन सर हो रहा है। अब आंदोलन हो रहा, ठीक है, उनका अधिकार। मैंने पहले भी आपके वक्फ बोर्ड वाले ने भी कहा था कि आंदोलन करने का भारत के संविधान अधिकार देता है, तो वो भी कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। मेरे हिसाब से कब्रें हटाने से या इस तरह ढूंढने से ये कोई, औरंगजेब तो इतिहास में उसकी क्रूरता वर्णित है, आप लोगों को बताइए। उसके प्रति लोगों के अंदर जो है उसकी जो भावना है, अगर किसी के अंदर उसके समर्थन की भावना वो खत्म हो, तो वो आप एकेडमिक बहस से अपने इतिहास में उसकी कहानियां जो बता करके आप बता सकते हैं। कब्रें तो बनी हुई हैं, कोई जाए ना जाए, कोई जबरदस्ती तो भेज नहीं रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल 5000 साल पहले मर चुका है, उसकी कब्र या उसका प्रतीक चिन्ह हटाते रहिए आप, क्योंकि अच्छा फिर वही बात है कि भाई सरकार तो सारी आप ही की है, यहां से लेके वहां तक। अब तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन हो गई है, क्योंकि स्थानीय चुनाव भी जीत चुके हैं। तो ऐसे में ये आंदोलन तो खाली एक ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है और कुछ नहीं है। ठीक है अवधेश जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 400-500 बरस पुरानी बात की आज के वक्त में बात करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि औरंगजेब दरअसल एक प्रतीक बनाया गया है जिसमें सारी बुराइयां शामिल हैं और उसका नाम मुसलमानों जैसा है और उसकी वजह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये है कहानी, और ये पॉलिटिक टोटल जो है राजनीतिक मामला है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। देखिए, ये भारत देश है जहां पक्ष और विपक्ष हर प्रकार के तर्क है। विनोद जी पढ़े लिखे आदमी है, इन्होंने रावण का उदाहरण देकर समझा दिया। हिंदू धर्म में प्राचीन परंपरा में किसी की तस्वीर रखने की भी परंपरा नहीं, उसके सारे अवशेष खत्म हो जाते थे मृत्यु के बाद। जो महान कोई ऐसा आदमी है वो समाधि लेता था, दिव्यता तो वो रहती थी। वहां कोई श्मशान घाट पर किसी की वो रखने और ये परंपरा ही हमारे यहाँ नहीं रही, हमने बाहर से ही लिया है। इसलिए राम जी का संदर्भ इस परिप्रेक्ष्य में मेरी दृष्टि से, उनकी दृष्टि है, ये तो हम इसमें लागू नहीं करते। सेकेंड, देखिए ये एक व्यापक प्रश्न है। भारत के आज स्वतंत्रता की लड़ाई अगर 1000 वर्षों तक चली है तो स्वतंत्रता के बाद इस पर एक क्लियर कट पॉलिसी होना चाहिए कि क्या आर्कियोलॉजिकल के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन से स्थान रहे जाएं, कौन से नहीं रहे जाएं। यहाँ इतने राजाओं के इतने के हमले हुए कि अगर उन सबको कार्नवालिस का अभी तक जो है वो उसी प्रकार से एक कब्र जो है गाजीपुर में पड़ा हुआ है। ये देश ऐसा है कि 1967 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति को इंडिया गेट पर सहन करता आया। जो इंडिया गेट जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना वो हमारे यहाँ सम्मान का प्रतीक हो गया है। जब सोवियत संघ में 1990-91 में क्रांति हुई तो लोगों ने सारे लेनिन से लेकर स्टालिन सभी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया, लोग निकले, एक भी नहीं बचा था। परिवर्तन ऐसे ही होता है। भारत में चूंकि परिवर्तन उस रूप में नहीं हुआ तो वो चीजें आज तक बनी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली में जाइए ना, इल्तुतमिश का कब्र ये आर्कियोलॉजिकल, बलबन का, रजिया सुल्तान का, इन सब की क्या आवश्यकता है उतनी जमीनों की। जहां तक औरंगजेब का प्रश्न है तो शेख जैनुद्दीन जो कि बड़े सूफी संत थे, मैं तो वहां गया हूं पहले, इधर कोई रुकता ही नहीं था, सब लोग अंदर घुसते थे क्योंकि वही बड़ा बना हुआ। मैं स्वयं पहले उधर ही गया, मैंने पूछा तो बोला नहीं औरंगजेब वाले बाहर है कब, तब मैं बाहर आया, वहां एक आदमी खड़े थे। आप भी हो आए औरंगजेब के पास? हाँ, अच्छा, तो जाएंगे क्यों नहीं, जाएंगे क्यों नहीं। मैं वहां था, अजंता इलोड़ा के साथ बगल में है, थोड़े दूर पर है, तो जब अजंता इलोड़ा जाएंगे। हम गए थे, हम नहीं गए, हमने कहा पापी की कब्र पे क्या जाना, जाने के होना भी नहीं चाहिए। आप भी गए होंगे, दौलताबाद का किला देखने गए तो उसको भी देखना था, तो वहां जो खड़े थे। सर जल्दी से एक रिएक्शन। मेरा कहना यह है, देखिए मेरा कहना यह है हटनी चाहिए कि औरंगजेब के ही नहीं बाकी कब्रों पर एक पुनर्विचार हो, जो वैसे लोग थे उनकी रहे, जो नहीं थे उसको विजय जी बहुत शॉर्ट सा, जो औरंगजेब जैसे क्रूर की खबर, वो मुझे ऊपर से आदेश आ रहा, क्या करूं मैं, मेरी मजबूरी। मैं भी शॉर्ट ही किया। कितने और लोग इस लिस्ट में होंगे जिनकी कब्रें हटाई जानी? नहीं, मेरा मूल प्रश्न ये है कि ये औरंगजेब की कब्र को हटाने की लड़ाई है या औरंगजेब के कब्र के बहाने माइनॉरिटी को अटैक करने का एक बहाना है, टूल है। ये एक बड़ा मुद्दा है। औरंगजेब की कब्र हटा देंगे और मान लीजिए खत्म हो गया तो चलो मैं मानता हूं कि ठीक है खत्म कर दीजिए, खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। और जैसे विनोद जी ने जिक्र किया, रामायण की बात निकला, हमारे कानून में भी देखिए, कोई अपराध चल रहा होता है, कोई अपराधी होता है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको खत्म कर देते हैं। अभी हम लोग कल ही जिक्र कर रहे थे कि कारगिल में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की शव लेने से मना कर दिया, तो भारत सरकार ने उनको पूरे संस्कार के साथ, ये हमारी तहजीब है, ये हमारी तहजीब है। मसला वो है, और अभी कुल मिलाकर पॉलिटिकल इशू है। वो सवाल हम हमारे व्यूअर के लिए छोड़ देते हैं, वो सोचे कब्र बना के नहीं रखा कारगिल के लोगों का, वो तो करना ही है, दफना देंगे, लेकिन उसकी स्मृति नहीं रखते हैं ना।
चलिए 46 लाख लोगों की हत्या का जिस पर आरोप हो, ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसको समुद्र में धंसा दिया, उसकी कोई कब्र नहीं रखी। हमारा देश औरंगजेब की कब्र रखने के लिए तैयार है। विचित्र स्थिति है, तर्क दिया जा रहा है औरंगजेब एक शासक था, उसकी तुलना आज के मानचित्र से नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के संभल से अगली खबर है। जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई का काम चल रहा है। इस बीच मस्जिद में अब रंग पुताई के रंग को लेकर के, जो रंगाई पुताई हो रही है उसके रंग को लेकर के विवाद हुआ है। नाथ संप्रदाय के एक महंत ने मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग कर दी है। नाथ संप्रदाय के महंत हैं बाल योगी दीनानाथ। उन्होंने मस्जिद को भगवा रंग में रंग करने की मांग की है और सिर्फ मांग ही नहीं की, बाकायदा डीएम साहब को खत लिखा है और मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि रंगाई पुताई का जो काम है वो पहले की तरह से ही होगा। जिन रंगों का पहले इस्तेमाल होता था, सफेद रंग हो गया, हरा रंग हो गया और गोल्डन रंग, इन्हीं का इस्तेमाल होगा। मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनके मुताबिक मस्जिद का रंग पहले जैसा ही होगा, रंग बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये एक नया तरह का विवाद शाही जामा मस्जिद संभल को लेकर के उठ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से परमिशन हासिल हुई थी और इसके बाद रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ है। हर्षवर्धन जी, ये कोई विवाद है, इसमें कुछ दम है? और डीएम को जो खत लिखा है नाथ संप्रदाय के महंत साहब ने, क्या उस पर कोई संज्ञान लिया जा सकता है? कुछ ऐसी गुंजाइश दिखती है क्या आपको? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये कि बाकायदा न्यायालय तय करेगा। जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो किसी व्यक्ति की इच्छा, मंशा, मांग उससे कुछ निर्धारित नहीं होता। दूसरा, दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि रंग उसको किसी रिलीजन से, किसी मजहब से जोड़ दिया जाता है। ये भी बड़ा विचित्र है। लेकिन अब इस तरह की मांग लोग कर देते हैं तो कई बार ये भी लगता है कि उनको लगता है कि थोड़ा उनकी भी चर्चा हो जाए, वरना ये मस्जिद कमेटी या तय करेगी या न्यायालय में मामला है, अगर विवादित हो गया तो न्यायालय तय करेगा। तीसरा कोई पक्ष इसमें मांग करना, उनका अपना जो महंत जी का हो वहां बढ़िया भगवा कराए, कौन रोक रहा है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। विनोद जी, मैं हर्षवर्धन जी की बात से शब्दशः सहमत हूँ, क्योंकि इसमें रंग का कोई मुद्दा नहीं है और न्यायालय के आदेश पर हो रहा है और सुर्खियों में आना है, सुर्खियों में आना है। और इस तरह की मांग, अब कल को कोई कह दे कि फलाना मंदिर को हरा कर दीजिए, क्या मतलब है भाई? रंग कोई किसी धर्म का नहीं होता है। इंद्रधनुष के 7 रंग जो है प्रकृति के बनाए हुए हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, जो भी आप माने। और इसीलिए भगवा रंग खाली हिंदुओं का ही थोड़ी है। भगवा रंग तो आप सूफी उसमें जो है भगवा रंग का बड़ा महत्व है। हरे रंग का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। देवी की चुनरी जो है वो लाल भी चढ़ती है, हरी भी चढ़ती है हमारे उसमें जो है। और तो इसलिए तुलसी दल हरा होता है, हरा जो है शालिग्राम पे चढ़ता है। तो कोई रंग किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, भारत में चूंकि भगवा रंग को, केसरिया रंग को त्याग और बलिदान और वैराग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए साधु सन्यासी जो है सन्यास का वो रंग है, इसलिए उनको दिया जाता था। तो अब उसको धर्म से जोड़ लो कि भगवा हो या हरा हो या नीला हो या काला हो, इसका क्या मतलब? जो जैसा है, अदालत के आदेश पे एक फैसला हुआ है, अदालत ने कहा है, तो जाहिर है अदालत ने भी कहा होगा जैसा है वैसे ही रहे, उस हिसाब से जो है हो रहा है। अवधेश जी, आप भगवा रंग की मस्जिद देखना चाहेंगे? नहीं, मुझे भगवा रंग देखने में समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो यह है कि किसी रंग से, किसी रूप से सबको एक ही, चाहे आप संस्कृत में पढ़े, हिंदी में पढ़े, तमिल में पढ़े, एक ही जगह जाना है, सब एक अल्लाह का रास्ता, एक व्यापक मानते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने, उनका तर्क क्या है इसके पीछे। अगर उन्होंने कहा है कि उसका भगवा हो तो उसके पीछे तर्क क्या है? क्या एक तर्क है कि भगवाकरण तो केवल दीवार रंगने से नहीं होगा। हिंदू धर्म किसी के हृदय बदल के उसमें परिवर्तन की बात करता है। तो जो हमारे देश के संत महंत लोग हैं, अगर चाहते हैं कि सनातन और हिंदुत्व का प्रभाव बढ़े, तो बजाबते पत्र लिख के मांग करने की बजाय इसका अभियान चलाएं कि लोग अंदर से भगवा हो। भगवा सूर्य के लालिमा का प्रतीक है, जो स्वयं जलता है और संपूर्ण दुनिया को ताप और ज्ञान देता है। वो अमृत काल का प्रतीक होता है। तो इसलिए वो एक बड़ा विषय है। भगवा से किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती है, लेकिन भगवाकरण का अगर भाव है तो उसके लिए व्यापक अभियान की जरूरत है। एक दीवार रंगने से भगवामय नहीं हो सकता है। विचार से, व्यवहार से भगवामय हो। और जो लोग लिखते बोलते हैं उनको भी अपने विचार और व्यवहार में प्रदर्शित करना चाहिए कि उनको देख करके लोग स्वयं को भगवा में बदलने पर विचार करें। कुल मिला के विजय जी, सिर्फ सुर्खियों में आने का एक बहाना है ना? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए, मैं अगला विषय ले लेता हूं। संभल से एक और दिलचस्प खबर आई है, एक तस्वीर आई है। संभल में जो मस्जिदें हैं उन पर से लाउड स्पीकर उतरवा लिया गया है और अब जो सहरी के वक्त उठाने का जो काम है
वो चूंकि माइक से आवाज़ दी जाती है कि भाई सहरी का वक्त हो गया, आप लोग उठ जाइए, सहरी कर लीजिए, तो अब उसके बदले अब देखिए एक ढोल ले रखा है इन्होंने और इस ढोल के जरिए वो गलियों से गुजर रहे हैं और लोगों को वक्त बताते हुए जा रहे हैं कि सहरी का वक्त हो गया, उठिए और सहरी कीजिए, रोजे का टाइम चूंकि चल रहा है। संभल में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन है, इस वजह से ये तरकीब निकाली गई। ये पुरानी तरकीब है और वही तरकीब विजय जी एक बार फिर से अमल में आती है। बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स है और चल रहा है। हो सकता है इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति हो जाए कि भाई नींद में खलल पड़ता है, क्योंकि मैंने संभल में नहीं, महाराष्ट्र में कुछ बड़े लोगों को सुना था कि उनको अजान से खलल पड़ता था उनकी नींद में। तो अब नहीं, तो लाउड स्पीकर इसीलिए तो उतरवाए जाते हैं कि नींद में खलल पड़ता है उससे। तो फिर आप कहेंगे कि लाउड स्पीकर उतार के फिर आप ढोल पीट रहे हैं या ढोल बजा रहे हैं, तो जब तक ढोल पे बैन नहीं लगता तब तक तो ठीक है। हाँ, तब तक ठीक ही है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी जरूरत है। और समाज में रहने के लिए थोड़ा सा ना दिल को बड़ा करके रहना चाहिए। अब रमजान का वक्त चल रहा हो, 15 दिन और बचे हैं, उसमें जब सहरी का वक्त है तो पूरा हो जाएगा। किस किस की नींद में खलल पड़ रहा है, लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि हर चीज अब जैसे रंग से लेकर ढोल तक मुअज्जिन दे रहे हैं, ऊपर से वो बिना लाउड स्पीकर के दे रहे हैं। अब इससे बहुत दूर तक आवाज नहीं जाती कि फला मस्जिद की ठीक अज़ान है, हो गई। उसकी बात हो रही है, चलता रहता है। मैं समझता हूँ ऐसे इश्यूज को मैं नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश के तौर पर देखता हूँ, इसलिए मैंने रंग पर भी चर्चा नहीं करना ठीक समझा कि अब कोई भी चिट्ठी लिख देगा। अब आज कल को आपने आप प्रोग्राम कर दिया, कल कोई डीएम को ढोल के लिए भी चिट्ठी लिख देगा। हर्षवर्धन जी, ये तरीका ठीक है ना? अब ढोल के जरिए कतई ये तरीका ठीक नहीं है और मुझे तो थोड़ी हंसी आ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप विद्वान लोग उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे आज के समय में ढोल पीट के और सहरी के लिए जगाना, हर हाथ मोबाइल, हर हाथ अलार्म, हर किसी को पता सहरी का समय क्या है, हर किसी को पांचों नमाज का वक्त। मुझे भी याद हो गया है, इधर डिबेट में जाते जाते पहले नहीं पता था, मुझे भी याद हो गया है कि कौन सी नमाज कब होती। अब उसके बावजूद आप ढोल लेकर रात को क्या मतलब कहां पीछे जाना चाह रहे हैं भाई? थोड़ा हंसी मजाक का वक्त हो जाए तो ठीक है, चलो ठीक है, परंपरा के लिए एक गली में रखना है, नहीं परंपरा, लेकिन वैसे क्या है, वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बड़ा सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये होना ही क्यों चाहिए। और जब हम कह रहे हैं लाउड स्पीकर उतरवाया गया, तो हुसैन इसको मुझे लगता है स्पष्टता से बात करनी, मस्जिदों से नहीं उतारा गया। उत्तर प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतारे गए, जहां लाउड स्पीकर लगे हैं वो एक तय सीमा के भीतर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर मस्जिद का भेद नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा मौलाना और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मुसलमानों के बड़े रहनुमा या कह लीजिए जिनकी आवाज सुनी जाती है, उन्होंने कहा। मुझे लगता है ये तरीका बहुत पुराना मध्ययुगीन तरीका है, जब कुछ था नहीं तकनीक वगैरह। ये ढोल वोल पीटना ये मजाक ज्यादा लगता है, इससे आगे निकलना चाहिए। नहीं, बहुत सारे घर ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ बुजुर्ग रहते हो जो फोन इस्तेमाल नहीं करना जानते हो, उनको इस तरीके से पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं ग्राउंड पर जो मिस हो सकती हैं हमसे। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहें, विजय जी ने और हर्षवर्धन जी ने अपनी राय दे ही दी है। मुझे लगता है कि मतलब कुछ इसका रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि जिससे ये बात सही है हर्षवर्धन जी की बात से कि जब आदेश सरकारी जो आया था उत्तर प्रदेश सरकार का, उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ था धार्मिक स्थल, उसमें न मस्जिद का जिक्र था न मंदिर का जिक्र था। ठीक बात कि सभी धर्म स्थलों से उतारे भी गए थे। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने लिया और उसके बाद जो है ये ध्वनि प्रदूषण को लेकर के मसला आया था, इसका एक पर्यावरणीय एंगल भी था, तो इसलिए वो किया गया था। अब संभल चूंकि इस वक्त केंद्र बना हुआ है चर्चा का, बहस का, विवाद का, हर चीज का, तो संभल में कुछ भी होता है। ये हो सकता है और भी शहरों में हो रहा हो सकता है संभल के अलावा दूसरे शहरों में भी ये तरीका अपनाया जा रहा हो, क्योंकि अगर वहाँ लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं होगी तो वो कर रहे होंगे। लेकिन संभल चूंकि हमारे फोकस में, इसे संभल में बात। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, उस जमाने में तो लोग बाकायदा नॉक करते, तो पूरी एक टीम निकलती थी, अंजुमन निकलती, तो लोगों के दरवाजे पे जाकर। गड़बड़ नहीं है, वो तो ठीक ही है भाई। आप अगर कोई पर्व त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो समुदाय में ही होता है, समाज में होता है, प्रभात फेरियां जैसे निकलती है। लेकिन मतलब मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मुझे बस ये लग रहा है कि ये मध्ययुगीन चीजें हैं, जब तकनीक नहीं थी, कुछ नहीं था, आज उसकी वजह से कोई उठेगा, ये तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, आजकल के मतलब एक तरह से नौजवानों का अगर हो तो और कमरा वमरा बंद कर देंगे, सुनाई नहीं देगा। व्यक्तिगत बात, जिसे आपने बचपन का जिक्र किया, मैं बचपन में जो है अपने घर की छत पर सोता था, गर्मियों में खासकर, सभी सोते, उस समय छतों पर सोने का रिवाज था और सुबह उठ के पढ़ना पड़ता था। तो अक्सर मेरी नींद अजान से खुलती थी, क्योंकि मेरे घर के पास में ही दूर एक मस्जिद थी, उसमें लाउड स्पीकर जो अजान होता था, सहरी का वक्त हुआ है, जुड़ी तो बहुत सारी कहानियां पड़ी। तो मेरी नींद खुलती तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था कि भाई सुबह 5 बज गए, 4:30 बज गए, जो भी सहरी, ये इसके आसपास ही सुबह का वक्त होता है सहरी का। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा अच्छा लगता था वो जो धुन होती थी अजान की, और उसके बाद मैं उठ करके, तो ये अपने अपने व्यक्तिगत स्वभाव है, अपना अपना व्यक्तिगत मसला है।
ठीक है, आपको अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, किसी को सुबह की नींद खराब होती है। गुरुवाणी बगल में गुरुद्वारा था, वहाँ गुरुवाणी की थोड़ा बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। कोई बोले राम नाम, कोई गुस्साया, मुझे अभी तक याद है उसका जो है ढोल से। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, समस्या प्रकृति की ओर लौटना है तो धीरे धीरे, इसलिए मैंने पहले कहा बैक टू बेसिक्स। मैंने भी समस्या नहीं कहा, पीछे आना है। सुनिए, ऐसा है कि जो भी सार्वजनिक काम होते हैं, जो लोग लड़के सब शाखा लगाते हैं, भोर में जाके किवाड़ ही बजाते हैं या विसिल बजाते हैं, जगने के लिए, लाउड स्पीकर नहीं बजाते हैं। और दीपावली में भोर होता है तो हमारी माताएं बहनें, आज भी एक परंपरा है जिसको सूप और वो बोलते हैं, वो घूम के बजाया जाता है कि जगो। तो परंपरा को जागृत रखने में हर्ज नहीं है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कानून के अनुसार तय ध्वनि की सीमा में कहीं भी हो। मूल बात यह है कि जिस समुदाय को नमाज पढ़ना है वो इसे कैसे स्वीकार कर रहा है, मूल इस पर मकसद उठाना है, वो इसे कैसे स्वीकार कर रहा है। और जो अजान दे रहे हैं उनके मन के अंदर क्या भाव है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या उसको अगर विवेकशील तरीके से बदलने की आवश्यकता है तो होना चाहिए। भारत सर्व धर्म समभाव का देश है, हमारा सेकुलर देश है। किसी भी मजहब के एक भी व्यक्ति को यह न लगे कि संविधान कानून के तहत जो हमारे मजहब के अधिकार हैं, जिस बहुत अच्छी बात आपने कही चाहिए, उसमें कोई बाधा किसी तरीके से उत्पन्न हो रही है। अतिवाद की बात अलग है। ठीक बात। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। उत्तराखंड में अब एक नई बहस शुरू हो गई है और यह बहस है केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की। दरअसल राज्य में आने वाले 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में काफी संख्या में गैर हिंदू भी चार धाम यात्रा का जो पूरा रूट है उसमें अपने कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसे लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए यहां पर मांस, मछली, शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करके उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सुनिए उनको जरा। खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास। जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे। तो केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाई जाए। विजय विद्रोही जी, त्रिवेदी जी, माफ कीजिएगा, विजय जी बताइए कि ये जो गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, ये कैसी मांग है? ये पूरी होनी चाहिए? ये अभी सब लोग अपनी अपनी मांग कर सकते हैं ना। कोई डीएम को विधायक है भाई, आशा नौटियाल जी, और बता रही कि केदारनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग मांस, मदिरा और तमाम ऐसे काम कर रहे हैं। उसमें मुद्दा यह है कि केदारनाथ बड़ा पवित्र धाम माना जाता है, चार धाम में हमारे यहाँ, है ना। और वहाँ यदि मांस, मदिरा के उपयोग पर या व्यापार पर रोक है तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। वो क्या आशा जी ये कह रही है कि जो हिंदू लोग वहाँ पर मांस बेच सकते हैं? इसमें प्रॉब्लम किस चीज पर है? गैर हिंदुओं पर है या मांस पर है? फिर वही मूल प्रश्न आएगा। फिर आपका इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मूल प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की बातें होती है, और मुझे लगता है कि आज बातें तो लगातार हो रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आजकल सब लोग में, उसके बाद फिर तो सब लोग अपने अपने राजनीति के लिए अपने अपने जो भी काम है, उनका जो मंशा है, मंसूबे हैं, उसके लिए कोई ना कोई नया इशू चलाते रहते हैं, नए विवाद करते रहते हैं। और ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम है कि वहाँ पर कैसे व्यवस्था ठीक से चले, किसी भी पर्व पर, किसी भी धाम में, किसी भी धार्मिक स्थल पर। लेकिन अब इस पर सब तरह की राजनीति होती है, वो चल रही है। मैं तो इस पर कुछ कहना नहीं चाहता कि क्या होना चाहिए। मतलब प्रतिबंध है वहाँ पर,
और नहीं इस्तेमाल होता है तो इसको गैर हिंदू हिंदू करने की बात ही नहीं। उनकी आशा जी ये बात सीधी कर सकते थे कि ये नहीं हो। एक पहलू ये भी हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। हाँ तो मैं यही करूँगी, ये तो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना। हाँ। उनको देखना है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और हर्षवर्धन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, इस मांग को? नहीं, इसमें कोई मतलब ऐतराज जैसी बात ही नहीं है कि ऐसे पवित्र धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी तरह के मांसाहार या उससे जुड़ी हुई सामग्री नहीं बिकनी चाहिए। अब अगर आशा नौटियाल जी को कोई जानकारी मिली है तो वो शिकायत करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। इसमें तो कहीं कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए उस पर। ये जिसको कहते हैं ना कि नो कॉम्प्रोमाइज का मसला है। ऐसे पवित्र स्थलों पर कोई भी अपवित्र कार्य कोई भी कर रहा हो, वो फिर हिंदू हो या गैर हिंदू हो, इससे थोड़ी तय होगा। वो पूरी तरह से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, वहां बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सवाल ये है, जो मांस मदिरा और इस तरह के काम की बात की गई, तो चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे या गैर हिंदू करे, कोई भी करे, इस पर रोक लगनी। अभी हाल की घटना है कि वो एक सज्जन में नाम इसमें ढूंढ रहा था, औरी करके हैं, वो हैं तो हिंदू ही, वो दर्शन करने गए थे वैष्णो देवी, और कटरा के बेस कैंप में आकर उन्होंने शराब पी, और शराब पीने के बाद उसका फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दिया। उसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई। वो तो गैर हिंदू नहीं थे। तो ऐसे इस तरह की, मेरा कहने का मतलब है, कोई भी करे, आशा जी को ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से एक विधायक के नाते, विधायक अगर वो है तो सबकी प्रतिनिधि है, वो जिसने वोट दिया उसकी भी, जिसने नहीं दिया उसकी भी, उनको ये कहना चाहिए कि इस धाम की पवित्रता बरकरार रहे और यहाँ पर इस तरह के कोई काम न हो, चाहे वो किसी के द्वारा किए जाए, जिनसे सियासत नहीं हो पाएगी ना। हाँ, सियासत नहीं हो पाएगी। जैसे महाकुंभ की बात हुई थी कि महाकुंभ प्रवेश न दिया जाए, बाद में सरकार ने मतलब सबके लिए खोला, और जो वहाँ जो कारोबार हुआ, जिसका योगी जी ने पूरा डिटेल दिया, उसमें गैर हिंदू भी शामिल थे, जिनकी दुकानें और जिनका कारोबार को फायदा मिला। और राजनाथ जी ने तो जाके वहाँ कहा कि महाकुंभ तो सबके लिए है, ये तो किसी एक धर्म विशेष का थोड़ी है। तो ऐसे ही बाबा केदारनाथ का धाम भी सबके लिए है। नहीं, बस इसमें थोड़ा सा सर है धर्म विशेष का ही, कोई भी आ जा सकता है। ये थोड़ा सा मतलब है हिंदू धर्म का ही, उसमें कोई भी आता जाता है, किसी को कोई मनाही नहीं, आज तक नहीं मनाही है, इस बार भी नहीं। धर्म विशेष से मतलब धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब है तो धर्म विशेष का ही नहीं, हिंदू धर्म का वो समागम है, इसमें कोई भ्रम नहीं। धर्म का समागम है, वो बात सही है। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं है। चलिए, हिंदू, क्योंकि आप अगर आप गैर हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो कुंभ में इतने विदेशी आते हैं, कितने विदेशी आते हैं, तो आप छोटी सी टिप्पणी है कि सामान्य तौर पर देखने से लगता है कि ये राजनीति है, लेकिन हमको उत्तराखंड के पिछले 4-5 वर्षों की पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी कि वह किस ढंग से दंगे हुए हैं, क्या क्या हुआ है वहां, कैसे बिना नाम के मजार बनाए गए हैं। तो एक वातावरण ऐसा है जिसमें इस प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं। तो जब तक वो वातावरण का निराकरण नहीं होगा, न्यायिक समाधान नहीं होगा तरीके से, तो इस प्रकार के भाव उभरेंगे। बहुत सारे संदेह और शंकाएं पैदा हुई हैं। गैर हिंदू से बात अब सीधे सीधे मुसलमानों पर आ गई है। नहीं, तो मुसलमानों के लिए ही है। तो दोनों समुदायों में संवाद की कमी है, और साथ ही साथ जो कुछ वहां हुआ है भाई, सैकड़ों मजार बिना किसी के मृत्यु के बना दिए गए जमीन पर कब्जा करने के लिए। आप देख रहे अल्मोड़ा से लेकर कहां कितने दंगे हो गए, मारपीट, लोगों खाली कराने। मुझे खबर बिहार से है, जहां सियासत में एक और कुमार की एंट्री की अटकलें तेज हैं। पटना में जेडीयू मुख्यालय के बाहर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टरों में राजनीति में एंट्री की उनकी बात मानने के लिए निशांत कुमार को शुक्रिया अदा किया जा रहा है। निशांत कुमार इस साल के शुरू में अचानक से एक्टिव हुए, लेकिन 2 दिन पहले जेडीयू नेताओं के साथ पहली बार होली खेलते हुए दिखाई दिए। उसी के बाद से सियासत की दुनिया में उनकी एंट्री की खबरें जोर पकड़ रही हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि बस 1-2 दिन के अंदर निशांत की पार्टी में एंट्री का ऐलान हो जाएगा। उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते हैं, और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है, जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में। भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं, और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी, उन्हीं के द्वारा ये पार्टी बनाई गई, और उन्हीं के खून पसीना से ये पार्टी खड़ी हुई, और इतना बड़ा पार्टी बनके बिहार में 20 साल से सरकार चला रहे हैं। आज के डेट में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार हैं,
और उनके नेतृत्व में 2025 का असेंबली का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी एंट्री हो सकती है। पोस्टर लग चुके हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। विनोद जी जरा समझाइए, निशांत की एंट्री से क्या सियासी बदलाव आने वाला है बिहार में, जेडीयू के अंदर और जो गठबंधन वहां पर सरकार चल रही है उसमें? देखिए, एक दौर था जब नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति के चरम पर थे, तब निशांत कुमार को कोई जानता भी नहीं था। अगर आसपास भी कहीं वो दिख जाए तो बड़ा मुश्किल होती थी और नीतीश कुमार उनसे एक दूरी बना के रखते थे। और उनका चूंकि कहना होता था कि भाई परिवार को मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता हूँ, इसीलिए निशांत कुमार को लोगों ने कब जाना। निशांत कुमार का पहला सार्वजनिक जो था वो तब हुआ जब 2015 में नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे महागठबंधन की सरकार की। तब जो वीवीआईपी गैलरी थी उसमें निशांत कुमार दिखाई पड़े थे और उनके साथ वो लालू जी की जो बेटी हैं, जो सांसद हैं मीसा भारती, वो बैठे हुए बात कर रहे थे। पहला पब्लिक पोस्टर वो था, तब लोगों ने देखा कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। उसके पहले निशांत कुमार, उनकी 48 साल की उम्र है, यानी नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है। अब ये सब लगातार अचानक पिछले 1 साल से निशांत कुमार जो है एकदम सुर्खियों में है। उनके नाम के पोस्टर, उनके नाम के बैनर और उनका पब्लिक अपीयरेंस, ये सब हो रहा है, उनकी तस्वीरें। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की सहमति है इसके पीछे। अगर सहमति नहीं होती तो फिर विजय चौधरी और ललन सिंह या अशोक चौधरी या दूसरे नेता हैं, जेडीयू संजय झा, इनमें किसी की हिम्मत नहीं होती कि निशांत का नाम भी लेते अपने जबान से। तो नीतीश कुमार जी ने अभी प्रकट रूप से कुछ नहीं कहा है, ना आधिकारिक रूप से पार्टी ने कुछ सेंस कर रहे हैं क्या? लेकिन नेता कर रहे हैं। ये टेस्ट वाटर टेस्टिंग है कि भाई निशांत को अगर अचानक वो अनाउंस कर दें तो पार्टी के अंदर एक असहजता हो सकती है। तो पहले सहज बनाया जाए, उनकी स्वीकार्यता को जो है बड़े नेताओं के बीच में उनकी स्वीकार्यता बनाई जाए और उसके बाद उनको आधिकारिक रूप से उनको कोई जिम्मेदारी लॉन्च किया जाए। ठीक है हर्षवर्धन जी कुछ देर नहीं कर दी लग रहा उन्होंने इनको निशांत को सियासत की दुनिया में लाने में 48 ईयर्स के हो गए हैं। और क्या पोजीशन आप देख रहे हैं, निशांत अगर एंट्री करते हैं तो क्या उनको जगह मिलेगी? देखिए, देर तो सचमुच बहुत हो गई है। नेता पुत्रों के लिहाज से कहें तो बहुत देर है, नहीं तो अभी वो भी 20 साल के सांसद होते राहुल गांधी की तरह, वो भी अखिलेश यादव की तरह हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री होते या मंत्री होते, तो वो सब तो देर हो चुकी है। या तेजस्वी की तरह उप मुख्यमंत्री होते, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नीतीश जी तय कर लेते तो बना लेते। इतने समय तक नीतीश जी ने वो अवसर उनको नहीं दिया। अब अगर नीतीश कुमार इस बात को स्वीकृति दे रहे हैं कि उनके बेटे आए, तो निश्चित तौर पर उनकी भूमिका तो ऊपर की होगी, शीर्ष के नेतृत्व ही होंगे वो। अब पार्टी में उनको कोई पदाधिकारी बनाकर लाया जाएगा या पार्टी में वो शामिल होंगे और विधानसभा का चुनाव लड़के उसके बाद कोई भूमिका तय होगी, ये मुझे लगता है शायद पार्टी के भीतर तय होना। लेकिन उनको आना है, इसमें अब कोई संदेह, कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अवधेश जी, आप जरा ये बताइए कि आप तो खुद बिहार से आपका ताल्लुक है, जो एनडीए इस वक्त हुकूमत वहां पर कर रही है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा होगा? निशांत अगर आएंगे, आने वाले वक्त में निशांत को अगर कमान मिलती है, जो सामंजस्य, जो बैलेंस, तालमेल बिठा कर रखा है नीतीश कुमार ने, वो तालमेल को लेकर के बहुत सारे सवाल होंगे। क्या देख रहे हैं आप? कि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निशांत से कोई समस्या होगी। या जनता दल यू का निर्णय है, वंशवाद की बात वो करते हैं। और नीतीश जी, चूंकि जैसा विनोद जी ने कहा है, लेकिन उस पर यह है कि नीतीश जी ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। वो बता रहा है कि उनकी असहमति कम से कम नहीं है, नहीं तो बोले होते। क्योंकि अभी तक उसके ना आने के पीछे कारण यही रहा है कि जनता दल का जो कैरेक्टर रहा है उसमें किसी अगली पीढ़ी को स्वयं बड़े नेताओं द्वारा बढ़ाने की परंपरा नहीं रही है। शरद जी की बेटी को भी, शरद जी के जब अंतिम अवस्था आई है तब जाके वो भी आरजेडी में शामिल करके और उसको टिकट दिया गया था, शरद यादव जी की। जॉर्ज फर्नांडिस ने कोई रखा नहीं था। तो नीतीश जी उसी रास्ते पर थे। लेकिन अब एक वातावरण बना है और लोगों ने इसको उठाया है। निशांत कुमार जो है देखे जा रहे हैं, जदयू कार्यालय में देखे जा रहे हैं, कैसे देखे जा रहे हैं। पहले तो आप मुख्यमंत्री आवास में भी जाइए तो उसमें भी वो दिखते नहीं थे निशांत कुमार, तो कुछ जगह वो दिखने लगे हैं। तो इसका इतना अर्थ हो गया है कि जो भी लोग नीतीश जी के इस समय साथ हैं, जो बोले बड़े बड़े नेता हैं, विजय चौधरी जी इस समय नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से बिहार में ऐसी जगह जहां जाते हैं लगभग वो दिखाई देते हैं उनके पीछे या उनके साथ खड़े हुए, मंचों पर दिखते हैं वो। तो वो अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसका संकेत बिल्कुल साफ है कि निशांत की इस चुनाव में कहीं ना कहीं से उनको टिकट देकर विधायक बनाने की कोशिश होगी।
भविष्य में नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा वो तो मैं नहीं मानता हूं कि जनता दल यू में नीतीश कुमार एकाएक नेतृत्व सौंप देंगे या नेतृत्व की स्वीकृति हो जाएगी, क्योंकि अभी भी इसमें उस प्रकार के समाजवादियों की तरह कुछ लोग हैं जो आवाज उठा सकते हैं उनके रहते हुए भी, लेकिन उनकी एंट्री तय है। चूंकि आरजेडी इस को कोई समस्या नहीं थी, उनके परिवार से तो आ ही गया है। केवल समस्या इतनी है कि आरजेडी में लालू जी के परिवार पर हमला करके जो हम राजनीति कर रहे हैं उसके बाद हमारा तेवर कमजोर ना हो जाए, वो धार कैसे कमजोर ना हो जाए, ये एक बाधा है। इसके लिए अभी तक घोषणा नहीं हुई। विजय जी से तरफ से एक लाइन जोड़ो प्लीज। नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया था बीच में, प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष बनाया था और ये संकेत दिया था, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि भाई प्रशांत जी आ गए हैं, अभी आगे का रास्ता तय करेंगे और दिखाया एक तरह से कि उनको उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने पेश किया था, लेकिन उसका पार्टी के भीतर बड़े नेताओं का ने जबरदस्त विरोध किया और आखिरकार प्रशांत किशोर को जनता दल छोड़ना पड़ा। तो इस बार वो सीधे न करके वो एक सहज तरीके से स्वीकार्यता बना के निशांत कुमार को लाने की तैयारी। विजय जी जरा ये समझाइए कि जो एक परिवारवाद का एक जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, वो बिहार में अब वो किस तरीके से काम करेगा या वो वाला एंगल बिल्कुल से शांत हो जाएगा? अब तो सब परिवार से ही हैं, सभी भूमि गोपाल की है, तो कोई इसमें नीतीश कुमार जी के बेटे को लेकर भी क्या आपत्ति करनी चाहिए। तेजस्वी वहां पर हैं, चिराग पासवान वहां नहीं, तो अब परिवारवाद का नारा कम से कम नहीं लगेगा कि भाई बहुत परिवारवाद है लालू के बेटे। परिवारवाद का नारा लगाने के लिए फिर कोई और दूसरा एक्सक्यूज मिलेगा कि भाई इस तरह का जो है ना परिवारवाद नहीं होता। लेकिन अभी इसको समझिए, एक तो इतना समझ में जो मुझे आया वो ये है कि भाई निशांत कुमार जी का रोका हो गया है। अच्छा, रोका हो गया है। हाँ, जनता दल में अब सगाई वगाई जो औपचारिकता है वो पूरी होनी है, कब होगी कब नहीं होगी। दूसरा जो विजय चौधरी जी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर और निशांत कुमार में बहुत फर्क है। निशांत कुमार का विरोध करना विजय चौधरी की हिम्मत की बात नहीं है, और सत्ता के साथ रहते, ये समाजवादियों का जो सो कॉल्ड आडंबर आपने रख रखा है ना कि वो सत्ता के खिलाफ रहते हैं, वो तो हमेशा ही सत्ता के साथ रहे, किसी की हिम्मत होगी। और ये फोटो देख लीजिए, 9 साल बाद मुख्यमंत्री आवास में होली हुई है, 9 साल बाद, और उसमें निशांत कुमार हैं, और निशांत कुमार उस फोटो का फोकस है। ये फोटो तो निशांत है, और वो विजय चौधरी और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। सत्ता हस्तांतरण के संकेत लग रहे हैं, ये सत्ता हस्तांतरण के संकेत हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो हो रही है वो मुझे लगा कि बिहार की राजनीति में एक जनरेशनल चेंज हो गया है। अब तेजस्वी यादव होंगे, चिराग पासवान होंगे, प्रशांत किशोर होंगे और निशांत कुमार होंगे। तो एक पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में नई, और सम्राट चौधरी भी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की देखें तो अच्छा एक अगले 20 साल के लिए एक नई पीढ़ी वहां पर आ रही है। जनता तय करेगी। नेता के बेटे हैं शम्भू चौधरी के। हाँ, जनता तय करेगी। आरजेडी वाला पोजीशन यहाँ नहीं है अभी। निशांत जो है, निशांत को वो अपना जो है योग्यता साबित करनी पड़ेगी, क्षमता। अभी तक उनका एक सार्वजनिक भाषण हुआ नहीं है। हाँ, तो वो तो एक कम सीट भी करीब करीब तय होगी, हरनौत सीट जो है। चलिए, मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली नगर निगम में इस वक्त जबरदस्त बवाल चल रहा है, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। ये देखिए, सदन के अंदर हंगामा बरपा है एक तरह का। संविधान की हत्या मत करो, जाहिर है ये विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान पार्षदों ने माइक जो उनके सामने लगे रहते हैं वो भी उखाड़ दिए और जबरदस्त हंगामा इस वक्त हो रहा है। मुझे लगता है अगले महीने तक, अप्रैल तक यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली नगर निगम में जबरदस्त बवाल हुआ है कूड़े के मुद्दों को लेकर के। बीजेपी और आम आदमी के पार्षद जो है वो आपस में भिड़ गए। माइक तोड़ दिए गए, जो माइक लगे होते हैं पार्षदों के लिए, वो माइक तोड़े गए हैं। काफ़ी बवाल हुआ। और देखिए, कागज़ फेंके जा रहे हैं, लोग प्ले कार्ड्स वगैरह लेकर पहुंचे हैं तैयारी के साथ। हाँ, ये हम लोग दिल्ली नगर निगम में इस बार जो दिल्ली नगर निगम पहले दिन से ये दृश्य हम लोगों ने देखा है, जबकि मारपीट, धक्का, कुर्सी उतारना सब हुआ है। मेयर का चुनाव टला कितनी बार, मेयर के चुनाव के समय हुआ है। तो ये थोड़ा डरावना है और ये कंटिन्यू कर रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। दिल्ली को, राजधानी को एक सभ्य गरिमामय शहर की गरिमा प्रदान थी, चाहे विपक्ष रहे सत्ता पक्ष रहे, अपनी बात तरीके से रखना, संघर्ष करना। अगर दिल्ली से जाएगा मैसेज तो उन राज्यों में जहां पहले हो चुके हैं उनकी क्या हालत होगी। इसलिए दिल्ली में नगर निगम के जो भी पार्षद हैं, किसी भी पार्टी के हो, उसके जो बड़े अनुभवी लोग उसमें नेता हैं, उनका दायित्व बनता है कि यह दृश्य किसी भी परिस्थिति में न उभरे।
आप वॉकआउट कर सकते हैं, धरने पर वहां बैठ सकते हैं, ये सब आपका अधिकार हो सकता है। लेकिन ये दृश्य हमारे भारतीय लोकतंत्र का, चूंकि दिल्ली एक केंद्र है, संपूर्ण दुनिया में यह दृश्य जाता है भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से। और जो राज्यों के नगर निगम होंगे, विधायिकाएं हो, जहां की इस समय इतने तनाव है, तो वहां तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए यह दृश्य डरावना है, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व भी पार्टियों के यहाँ है, उनको भी हस्तक्षेप करने की इसमें आवश्यकता है। नहीं, इतने हालात जो विनोद जी बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हाल में दिल्ली में चुनाव हुए, सत्ता बदली, उसका भी कुछ असर देख रहे हैं क्या? देखिए, दिल्ली नगर निगम का जो इस समय कंपोजिशन है लगभग टक्कर वाला है। बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है, उस 110 तो जीत ही के आए थे उनके, उसके बाद कुछ निर्दलीय भी आ गए। और लगातार ये रस्साकशी है। बीजेपी की एक कोशिश है कि जैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव से जीता है, वैसे ही नगर निगम का भी उसको धीरे से वो अपना मेयर वहाँ बनवा ले। तो जैसा विजय जी कह रहे हैं कि हो सकती कोशिश, और दिल्ली विधानसभा के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का हौसला और बढ़ा है उनका, क्योंकि जाहिर है उनको लगता है कि अब दिल्ली का माहौल उनके पक्ष में है, इसलिए जो एक मनोबल उनका गिरा हुआ था पहले नगर निगम चुनाव के बाद, वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे उधर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, उनको लग रहा है कि सत्ता हाथ से खिसक रही है, तो जितना आक्रामक हो सकते हो, किस तरह इसको रोको बचाओ। तो टकराव का मूल कारण ये है। और मुझे लगता है कि दिल्ली नगर निगम में देर सवेर ये बदलाव हो सकता है। मुझे भी, मैं विजय जी की बात से सहमत हूँ कि इस तरह के माहौल में बहुत दिनों तक आम आदमी पार्टी वहां अपना वर्चस्व। ये देखिए तस्वीर देखिए। हर्षवर्धन जी, हाँ कुछ कह रहे हैं। नंबर्स के लिहाज से वैसे भी अप्रैल में जो मेयर का चुनाव होगा उसमें बीजेपी जीत जाएगी, वो बहुत साफ है। लेकिन ये दृश्य सामने से माइक जो है वो ये दृश्य तो समझ में आ रहा है कि कूड़े पर लड़ रहे हैं, ये बहुत खराब दृश्य है। लेकिन उससे ज्यादा बुरा दृश्य है जो अगर ये अच्छे से भी रहें और कूड़ा बढ़ाते जाएं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहले भाजपा नगर निगम में थी, कूड़ा के पहाड़ बढ़ता रहा। 22 में अरविंद केजरीवाल यही तमाशा करके आए, कूड़े पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसके बाद वो भूल गए कि वो कूड़ा बढ़ता रहा। और अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में और नगर निगम में अभी आम आदमी पार्टी की है। मेरा ये मानना है कि ये दृश्य कितना कम होगा, कितना ज्यादा, उससे ज्यादा दिल्ली के लिए जरूरी है कि ये जो कूड़े के पहाड़ बड़े बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो सिर्फ अब गाजीपुर और भलसुआ जैसी जगह पर नहीं है, वो मोहल्ले मोहल्ले में कूड़े के पहाड़ हो गए, उससे मुक्ति मिले, ये ज्यादा जरूरी है। दिल्ली का नसीब कम से कम ये तो नहीं कि वो इस तरह की तस्वीरें देखे, और जिस कूड़े का जिक्र हो रहा है वो कूड़ा भी दिल्ली के नसीब के, दिल्ली वालों के नसीब में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, अवधेश जी, विजय जी और विनोद अग्निहोत्री जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।